हेलो गाइस, स्वागत है आपका मिस्टर पैशन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक शानदार क्लास लेके। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक अच्छा सा मोटिवेशनल कोड है। तो क्या लिखा हुआ है? जो रातों को कोशिशों में गंवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को हवा देते हैं। मतलब जो हार्ड वर्क करता है, जो रात रात भर उठ के पढ़ता है, रात रात भर जग के पढ़ता है, मेहनत करता है, वही अपने सपनों को साकार करता है ना। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसको काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन देखिए, एनालिसिस करिए कि कैसे पेपर आ रहे हैं। ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, सेंटेंस क्या होता है ना। तो अब सेंटेंस बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर कुछ मैंने आपको बताया था। अभी थोड़ा सा आज सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, उसके बाद आपका नरेशन भी खत्म हो जाएगा। ठीक। तो थोड़ा सा बचा हुआ था इसमें आपका, पहले तो समझा देते हैं कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझा देते हैं कि क्वेश्चन टैग होता क्या है, क्योंकि ये भी सेंटेंस में ही है, आता भी है, इसलिए आपको बता देते हैं। ठीक। तो क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन आस्क्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। क्वेश्चन टैग आर यूज्ड आस्किंग फॉर एग्रीमेंट और कंफर्मेशन। मतलब क्या कह रहा है? क्वेश्चन टैग शॉर्ट क्वेश्चन होता है। मतलब जैसे क्वेश्चन टैग होता है कि सेंटेंस में एक लास्ट में छोटा सा एंड में, लास्ट के सेंटेंस के एंड में, ऐसे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है एक क्वेश्चन टैग लिखा है, जैसे कोई क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा क्या कह रहा है। गीता इज गोइंग टू मुंबई इजंट शी। गीता मुंबई जा रही है। तो कोई पूछता है क्या सच में जा रही है? तो मतलब हमने क्वेश्चन किया ना, भले लास्ट में किया, लेकिन क्वेश्चन तो किया। यही होता है क्वेश्चन टैग। मतलब हम सेंटेंस बोल रहे हैं, लास्ट में कोई आके एंड में बोल दे रहा है कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। फिर क्या है? दिस इज नॉट करेक्ट, ये सत्य नहीं है। इज इट, क्या सही है कि ये सत्य नहीं है? तो यही है क्वेश्चन टैग। तो इसमें कुछ समझना नहीं था, ये बचा हुआ था पिछली क्लास का, इसी वजह से इसको करा दिए। ठीक है। अब देखते हैं कि आगे क्या समझना है। कल मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस, है ना। असर्टिव और इंट्रोगेटिव बताया था। आज आपको बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक। कल 2 सेंटेंस बताया था, आज आपको बताएंगे इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, बस समझते जाइएगा, जल्दी से समझाते चले जाएंगे, जिससे आज सेंटेंस खत्म हो जाए। ठीक। तो क्या लिखा हुआ है? द सेंटेंस विच मेक कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रोहिबिट आर कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। कुछ नहीं, क्या कह रहा है? सेंटेंस वो सेंटेंस है जो कमांड दिखाता है, ऑर्डर दिखाता है, रिक्वेस्ट दिखाता है, एडवाइस दिखाता है, प्रोहिबिट मतलब मना करना, ये सब दिखाता है उस सेंटेंस में। उसी को क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। जैसे जैसे क्या है? अब एक चीज, 2 चीजें हैं, इसको भी देख लीजिएगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में क्या देखना होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड रहता है ना। इस इम्परेटिव सेंटेंस में स्टार्टिंग में हमेशा जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में रहती है, बाकी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड रहते हैं। ठीक। फिर या तो वो अफर्मेटिव में रहेगा या तो निगेटिव में रहेगा। अगर निगेटिव में रहेगा तो डोंट लग के आएगा, उसके बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है। इसको समझिएगा, समझना कुछ नहीं है, आपको एग्जाम्पल में दिखाते हैं कि क्या ये सेंटेंस का डेफिनेशन क्या कह रहा है। ठीक। अब देखिए क्या कह रहा था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है इस सेंटेंस में, इम्पेरेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है। तो ये देखिए कम है ना, कम क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो कम हियर। फिर क्या है? डोंट मेक अ नॉइज, तो डोंट लिखा हुआ है मतलब निगेटिव है, तो ये निगेशन दिखा रहा है, निगेशन दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे डोंट लिखा हुआ है। डोंट मेक अ नॉइज, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अनवाइज अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट है। ठीक। ये चीज हो गया। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। बेसिस ऑफ फंक्शन में बताया था कि क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है ना। 5 टाइप के होते हैं। तो ये अब 3 हो गए। अब ये 4 देखिएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या होता है। ठीक। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या कह रहा है? द सेंटेंस विच एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ होप, डिजायर, विश, ब्लेसिंग, प्रेयर एक्सेट्रा। क्या कह रहा है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है
जिसमें होप दिखाई जाती है, डिज़ायर दिखाई जाती है, विश दिखाई जाती है, ब्लेसिंग्स दिखाई जाती है और प्रेयर मतलब इच्छाएं जाहिर की जाती हैं। ये होप आशाएं, इच्छाएं और आपके विशेष होती हैं, ब्लेसिंग्स होती हैं और प्रेयर होता है। ठीक, अब एग्जाम्पल में समझते हैं क्या कर रहा है। जैसे मे यू गेट अ जॉब दिस ईयर, आपका जॉब इस साल लग जाए, मतलब जिसे कहते हैं ना भगवान आपका भला करे, भगवान आपकी तरक्की करे, है ना, ऐसे होता है। तो ये क्या है, ब्लेसिंग, डिजायर है, इच्छाएं हैं, विशेष है, ये आपको दे रहा है। जैसे कोई आशीर्वाद देता है तो क्या कहता है, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग मतलब आप हमेशा खुश रहो या जीवित रहो, है ना। तो इसी यही को कह रहा है, यही ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है जिसमें से कि आपको ये दिखाया जाता है होप, डिजायर, विश और ब्लेसिंग, प्रेयर। ठीक, तो क्या कह रहा है, मे यू गेट अ जॉब दिस ईयर, भगवान करे कि आपका इस साल जॉब लग जाए। मे यू ब्लेस विद अ सन, भगवान करे आप हमेशा खुश रहो अपने बच्चे के साथ। ठीक, तो ये आपका सेंटेंस के टाइप थे जो कि इम्परेटिव था, ऑब्जेक्टिव था। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, कल मैंने आपको टाइप्स बताए हुए थे, अगर नहीं याद है तो पिछला वीडियो देख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा। ठीक, अब क्या है एक्सक्लेमेटरी में समझाते हैं आपको। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कुछ नहीं होता, सेम चीज होती है, थोड़ा सा इसमें आपको देखना पड़ेगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, द सेंटेंस आर शोइंग सम सडन फीलिंग ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, सॉरो, सरप्राइज एक्सेट्रा इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मतलब उसमें क्या था, होप था, डिजायर था, विशेष थी, ब्लेसिंग्स था। इसमें क्या है आपका हैप्पीनेस, खुशियां हैं, सॉरो है मतलब दुख है, सरप्राइज है, शौक वाला चीज है। इस सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फिर क्या कह रहा है, जैसे देखिए एलॉस ही इज डेड, जिसे कहते हैं ना हाय राम मर गया, वो मर गया, है ना। तो कहता है व्हाट इज फूल आर यू, क्या तुम बेवकूफ हो क्या। अब देखिएगा इसके दो पहचान होती हैं। एक तो किसी, देखिए कोई भी सेंटेंस होगा, जैसे मैंने सारी पहचान बता दी है कि विशेष होंगी, ब्लेसिंग्स होंगी, प्रेयर होगी, तो उस सेंटेंस में आपको वो शो करेगा, उस टाइप से वो उसका जो भाव है वैसे वो एक्सप्रेस करेगा, तो आपको उसको समझ जाना है। ठीक, इसमें क्या है, इसमें एक एक्स्ट्रा चीज दिया हुआ है, इसमें जो है एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, एक्सक्लेमेटरी जो सिंबल होता है ये चीज होता है ना, ये चीज होता है सेंटेंस के लास्ट में। अगर ये चीज, ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल लिखा हुआ है तो मतलब क्या हुआ है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक, ये है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे है ये एक सेकेंड, ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया था। ऑप्टेटिव सेंटेंस में ये थोड़ा सा नोट देख लीजिएगा, नोट उसमें नहीं था। नोट क्या था, दी सेंटेंस एंड्स विथ फुल स्टॉप बट व्हेन दे आर इन शॉर्ट फॉर्म एंड एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क। तो क्या कह रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में भी एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जैसे वो हमेशा फुल स्टॉप, जो जैसे फुल स्टॉप हो गया ना सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप या फिर एक्सक्लेमेटरी सिंबल जो आ जाएगा तो वो भी ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए यूज किया जाएगा। देखो सॉरी, लॉन्ग लिव द किंग, है ना, हैव अ ग्रेट जर्नी। तो ये क्या है, देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा हुआ है, या तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं आगे आपका, आगे क्या हुआ है कि एक्सक्लेमेटरी हो गया। अब आगे क्या है उसको देखते हैं, एक सेकेंड। तो एग्ज़ाम्स जो हो रहे हैं आपके एसएससी सीजीएल वाले, उसमें क्या है, उसमें आपका क्या कहते हैं, अब इंग्लिश का मैंने क्वेश्चन पेपर देखा है, बहुत इजी आ रहा है, मतलब सिनोनिम एंटोनिम हो गया जो, और क्या कहते हैं उसमें वन वर्ड्स आ गए, फ्रेजल वर्ब्स आ गए, प्रोवर्ब्स आ गए, तो बहुत इजी इजी आ रहे हैं, उसमें कोई टफ नहीं है, पेपर आसान आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा
आपको मैंने 5 टाइप के सेंटेंस जो थे बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर मैंने वो बता दिए कि कौन कौन से होते हैं और कैसे उसकी पहचान की जाती है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा, और आज का जो है 3-4 सेंटेंस और बचे हुए थे उसको भी मैंने करा दिया है, ठीक। अब देखते हैं बेसिस ऑफ फंक्शन स्ट्रक्चर, मतलब बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे देखते हैं। वो बेसिस ऑफ फंक्शन पे था, ये बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पे है। तो इसमें भी मेनली 3 टाइप के होते हैं। 3 टाइप के होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस है, इसको और इसको मिला के यहाँ पे दिया हुआ है। बट कौन कौन सा होता है? सिंपल सेंटेंस होता है, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है क्योंकि शायद पीडीएफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है। सिंपल सेंटेंस हो रहा है ये, फिर कंपाउंड सेंटेंस हो रहा है, फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो रहा है। ये तीनों चीज़ें जो हैं बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंस को देखा जाएगा। अब एक एक करके देखेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग इसको नहीं देखेंगे, इसको नहीं जानेंगे, तो आपको नरेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आएगी, ठीक। अब देखिए कि क्या होता है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ठीक। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अ सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेस अ सिंगल कंप्लीट टफ थॉट, है ना, सॉरी थॉट है ये। अ सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेस ए सिंगल कंप्लीट थॉट। अ सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। वन, क्या हुआ ये, finite verb and consist of one subject and one predicate। सिंपल सेंटेंस में कुछ नहीं है, ये सिंगल सा अपना एक थॉट बताता है। एक ही, मतलब इसमें मेनली ये कहा जा रहा है कि एक ही सेंटेंस में, मतलब सेंटेंस में आपको थॉट्स बताता है, मतलब सिंपल थॉट बताता है। तो ये ऐसे होता है। हाँ, तो क्या समझा रहे थे? सिंपल सेंटेंस में अ सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेस अ सिंगल कंप्लीट थॉट, मतलब सिंपल सेंटेंस में एक सिंगल थॉट एक्सप्रेशन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब बताया जाता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या है? सीता sang ए सॉन्ग, मतलब एक ही ये बताया जा रहा है, एक ही वर्ब है। देखिए मेन वर्ब एक ही है ना, तो यहाँ पे sang बताया जा रहा है और यहाँ पे क्रिकेट मतलब प्लेड, प्लेड है ना, मतलब सिंगल थॉट है। तो ये एक सेंटेंस में एक ही थॉट बताई जाती है, वो क्या है? सिंपल सेंटेंस। आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। सिंपल सेंटेंस क्या देखना है? नहीं, ये नहीं है, ये आपका क्वेश्चन है, प्रैक्टिस। तो आपको बताना है क्या? कंपाउंड सेंटेंस, है ना। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स हो गया। थोड़ा सा एक्चुअली में इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, किसमें क्लियरली दिखता नहीं है, क्लियरली ना दिखने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। ये है आपका कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या कर रहा है? वो आपका सिंपल सेंटेंस था, है ना। अब हम इसको देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे बिकॉज ये क्लियर नहीं आ रहा है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस वो होता है, कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कोऑर्डिनेट क्लासेस, मतलब एक मतलब इसमें दो क्लासेस होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। और बीच को जो उसमें ऐड ऑन करता है कोई वर्ड होगा जो उन दोनों सेंटेंसों को ऐड करेगा, मतलब मर्ज करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, उसी को बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। मतलब बीच में ऐसा कोई वर्ड आ जाएगा जो दो सेंटेंसों को जोड़ेगा। तो क्या होता है? दीज क्लॉजेज आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज, मतलब क्या होता है? वो क्लॉजेज एक दूसरे में डिपेंड होते हैं ना, मतलब इंडिपेंडेंट हो गए, मतलब अलग अलग होते हैं ना। The clause is compound sentence are joined using coordinating conjunction such as, जैसे एक सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए जैसे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज होता है, उसी तरीके से मान के चलिएगा कंपाउंड सेंटेंस में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऐड होता है जो कि कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। वो वर्ड्स क्या क्या है आपको देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? फॉर है, एंड है, नॉट है, नॉर है, बट है, और है, एट या शो है। अब देखिएगा कि अगर आपको याद होता है तो ठीक है, ये 7 वर्ड जो है याद होते हैं तो ठीक है, नहीं तो आपके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? मैं अगर ना दिख रहा हो
तो मैं आपको लिख के बता दे रही हूँ, ठीक है। ये है फैन बॉयज, ये आपका है ट्रिक। इसको याद करने के लिए कंपाउंड सेंटेंस में वो कौन कौन से 7 वर्ड होते हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं। तो फैन बॉयज याद करेंगे। एफ फॉर हो जाएगा फॉर, और क्या हो जाएगा, ए फॉर एंड हो जाएगा, ए को एंड से करेंगे। और फिर एन है ना, एन है तो नॉर हो जाएगा। फिर क्या है, बी है ना तो बट हो जाएगा। और ये है ओ तो ओ से और हो जाएगा। वाई है तो वाई से येट हो जाएगा। और एस है तो शो हो जाएगा, है ना। ये 7 वर्ड हैं। ये 7 वर्ड जब सेंटेंस में आएंगे तो उसको कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। मतलब अगर ये दो सेंटेंस को जो ऐड करते हैं उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। इन 7 वर्ड में से अगर कोई एक वर्ड आ जाता है सेंटेंस के बीच में तो वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। और अगर नहीं आता है तो सिंपल सेंटेंस कहला जाएगा। लेकिन अगर इन 7 के अलावा अगर कोई और कंजंक्शन आता है जो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो वो आपका मतलब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। और कुछ भी हो, फलाना ढमाका कुछ भी आए आपके सेंटेंस के बीच में, आपको सिर्फ और सिर्फ उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में रखना है। कंपाउंड सेंटेंस में सिर्फ यही 7 वर्ड आएंगे। अगर ये 7 वर्ड आपको कहीं दिख गए तो आप बस समझ जाना कि कंपाउंड सेंटेंस है। अगर नहीं आती ये 7 वर्ड के अलावा और कोई कंजंक्शन आ जाता है, जैसे विद टू हो गया है ना, दैट होता है, और सारे वर्ड्स जो हैं अभी आपको आगे बताएंगे, तो वो सारे वर्ड्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएंगे। हम आपको बताएंगे आगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, उसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं। बहुत सारे वर्ड उसमें आते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कंपाउंड सेंटेंस। अब देखिए कंपाउंड सेंटेंस का अगर एग्जाम्पल होगा तो हम आपको एग्जाम्पल दिखा दे रहे हैं। होगा ही, वैसे लिया था, एक छोटा सा एग्जाम्पल था, यही है शायद, हाँ यही होगा। तो ये देखिएगा, ये कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ये देखिए कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल है। मैंने बोला था ना कि 2 सेंटेंस को जब ऐड करेगा कोई कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जब 2 सेंटेंस को ऐड करेगा तो वो कहलाएगा क्या, कंपाउंड सेंटेंस, है ना। तो क्या है ये देखिए, ही वर्कड वेरी हार्ड बट ही फेल, उसने बहुत मेहनत किया बट लग गया ना। अब मैंने बोला था आप लोग याद रखिएगा फैन बॉयज से, फैन बॉयज हमेशा जब ध्यान रखेंगे तो ये आपको कभी भूलेगा नहीं और ये आपको हमेशा याद भी रहेगा। तो फैन बॉयज से देखेंगे, अब मैंने बोला था ना कि बी है ना, बी से बट को रिलेट करता है, डिनोट करता है ये। तो यहाँ पे बट आया है तो क्या आ गया, ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इससे आप समझ जाएंगे। अब क्या है, ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, मतलब वह गरीब है फिर भी वह खुश है। तो ये क्या हुआ, येट लिखा हुआ ना। अब येट में क्या करेंगे, BOYS, वाई जो था, वाई वो डिनोट कर रहा था येट को, है ना, वाई डिनोट कर रहा था येट को। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ये, तो ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा, है ना। बस इतना ही था। अब आगे देखते हैं आगे कौन सा सेंटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया तो अब इसके बाद कॉम्प्लेक्स आएगा, है ना। कॉम्प्लेक्स आएगा तो कॉम्प्लेक्स देखते हैं क्या होता है, ठीक। ये देखिएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये होता है, अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, मतलब एक या एक से अधिक क्लॉज एक ही सेंटेंस में हो सकते हैं। मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं ना। द इंडिपेंडेंट क्लॉज आर ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल क्लॉज एंड द डिपेंडेंट क्लॉज इज नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉज। मतलब वही कह रहा है, जो सेंटेंस होते हैं उसको एक प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं और एक को सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं ना। तो सेंटेंस हो जाएगा, एक को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाएगा, एक हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, है ना। द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफन बिगिंस द विथ वर्ड्स लाइक, मतलब क्या कह रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगा। अब देखिएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, देखिए क्या है, जैसे एक सेंटेंस इधर हो गया, ठीक, एक सेंटेंस इधर हो गया आपका, तो ये जो बीच में जो मिड वाला है उसी को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जो क्लॉज को ऐड करेगा। मतलब जैसे क्या कह रहा है, द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफन बिगिन विथ वर्ड्स लाइक। अब क्या करें, पहले आप लोग समझिएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। देखिए
तो ये आपका है प्रिंसिपल क्लास, इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको प्रिंसिपल क्लास बोलते हैं और इसको सबऑर्डिनेट क्लास बोलते हैं, है ना। अब ये दोनों को क्या कह रहा है, सबऑर्डिनेट क्लास जब आएगा, जब सबऑर्डिनेट क्लास बिगिंस मतलब जब उसकी शुरुआत होगी तो उसके और जो प्रिंसिपल क्लास है उसके बीच में एक वर्ड आएगा, जैसे अब वो कौन कौन से वर्ड है चलिए देखते हैं। सिंस हो गया, बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, व्हेन हो गया, व्हाइल हो गया, टिल हो गया, अनटिल हो गया, एज सून एज हो गया, एज लॉन्ग एज हो गया, या एज हो गया, वेन एवर, शो दैट, फिर शो है, अनसोन, फिर दैट है, फिर सच है, फिर दैट है ना। सच दैट मतलब अनसोन करके लास्ट स्टार्टिंग में किया, फिर लास्ट में दैट कर दिया। शो दैट, इन ऑर्डर दैट, टेस्ट हो गया, लिस्ट लिस्ट शायद, हाँ मतलब लिस्ट होता है, वो भी ऐड करता है दो सेंटेंसेस को, ये भी कंजंक्शन है। थॉट हो गया, थॉट हो गया, नहीं थॉट नहीं है, ये क्या है, दो है, ये ऑल्दो हो गया, यद्यप है ना, ऑल्दो मतलब यद्यप होता है, इवन दो हो गया, इफ हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, प्रोवाइडेड दैट हो गया, ये सपोजिंग हो गया, अंशुमान मतलब ऐसे ही 1000 से ऊपर ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जो सेंटेंस कहलाते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है और एक सबऑर्डिनेट क्लास। जब सबऑर्डिनेट क्लास की स्टार्टिंग होती है तभी वो वर्ड बीच में आता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में बता देते हैं आपको, क्या कह रहा है, When he was singing I came here, तो क्या कह रहा है, जब वह गाना गा रहा था मैं वहां पे आया। इसमें क्या है, when he was singing I came here, the patient had died before the doctor came। अब देखिए यहाँ पे क्या है, when लगा दिया है, बट यहाँ पे देखिए before लिखा हुआ है ना। बिफोर है क्या, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो सेंटेंसों को जोड़ता है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे मेरे ख्याल से अब सेंटेंस खत्म हो चुका है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद हाँ खत्म ही हो चुका होगा, बिकॉज अब उसके आगे कुछ नहीं था, अब था आपका प्रैक्टिस, जो कि आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मैम सेंटेंस तो पढ़ाती जा रही हैं, कितने सेंटेंस होते हैं मुझे आज तक पता ही नहीं था, अब तो क्वेश्चन करा दो। क्योंकि नरेशन में आप लोग वो देखने की कोशिश कर रहे होंगे कि वो कहाँ पे यूज होता है ना। तो मतलब आपने बोला कि ये आपको जानना ज़रूरी है तभी आप नरेशन कर पाएंगे। तो मैम क्या कहना चाह रही हैं कि कैसे कह रही हैं कि जब तक हम सेंटेंस जानेंगे नहीं तब तक नरेशन क्यों नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि मैंने ऐसा क्यों बोला था, मैंने क्यों आपको सेंटेंस को समझाया था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस से दो टाइप के होते हैं, बेसिस ऑफ फंक्शन, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसमें भी बेसिस ऑफ फंक्शन जो होता है उसमें 5 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इम्परेटिव हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, इम्परेटिव हो गया, है ना, 5 टाइप के वो होते हैं। और फिर हो गया आपका बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर में देखेंगे वो 3 टाइप के होते हैं, सिंपल होता है, कंपाउंड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। फोर्थ वाला नहीं काउंट करते बिकॉज और क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड दोनों को मिक्सअप कर दिया जाता है, उसके बाद वो क्वेश्चन पुटअप किया जाता है आपसे, जिसमें आप फंस जाते हो। तो हम आपको आगे वो क्वेश्चन करा देंगे क्योंकि रूल्स तो वही थे, कंपाउंड का भी वही था, कॉम्प्लेक्स का भी वही था, तो उसको अलग से कोई समझाने की ज़रूरत थी नहीं। आप लोग को बस इतना देखना है कि कंपाउंड क्या होता है, सिंपल क्या होता है और कॉम्प्लेक्स क्या होता है ना। ये तीनों आपको देखना है। जब तीनों आप लोगों को पता हो जाएगा, उसके जो रूल्स हैं उसमें क्या क्या सिंबल्स होते हैं आपको पता होगा, तो आप सिंपल जो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है आपको वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये चीज़ देखना है कि उस सेंटेंस में आपको नरेशन मतलब कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी। कि अगर मैं सेंटेंस न जान रहा होता, मैडम ने बोला कि अगर मैं सेंटेंस को न जान रहा होता, मुझे नहीं पता होता कि कौन सा सेंटेंस है, तो मुझे नरेशन बनाते टाइम किस चीज़ की प्रॉब्लम आ सकती है। तो वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, वही चीज़ आपको दिखाने वाले हैं कि सेंटेंस अगर आप नहीं समझते हो, नहीं पहचान पाते हो, तो आपको कहाँ पे क्या समस्याएं आएंगी। तो ठीक है, अब देखिएगा कि मैंने बताया था असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि बेसिस ऑफ फंक्शन में आपका
5 टाइप के होते हैं सेंटेंसेस। क्या होता है? असर्टिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इम्परेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, वो 5 टाइप के होते हैं। अब क्या करेंगे, अब एक एक करके हम आपको उसका एग्जाम्पल या प्रैक्टिस कराएंगे। जब प्रैक्टिस करा देंगे तो आपको वो सेंटेंस भी अच्छे से याद हो जाएगा, तैयार भी हो जाएगा, और आप प्रैक्टिस भी अच्छे से कर पाएंगे, जिससे आगे वाले क्वेश्चन जब आएंगे एग्जाम में तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई रूल हम याद करते हैं, कोई रूल्स जैसे बुक्स हो गया, अपने नोट से देख लिया, तो रूल्स पढ़ने के बजाय रूल्स एक दो बार पढ़ लिया नहीं समझ में आता है। लेकिन जब आप उस क्वेश्चन के उसी रूल्स का जब प्रैक्टिस करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे, तो आपको वो रूल और अच्छे से याद हो जाता है और अच्छे से तैयार हो जाता है, जो कि दोबारा आपको रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, मिलता भी नहीं है। और एक बार जो इंसान पढ़ लेता है तो दोबारा पढ़ने का उसका मन भी नहीं करता है। फैक्ट तो यही है। अगर हम कोई चीज़ अच्छे से पढ़ लिए एक दो बार, तो फिर हमें दोबारा टच करने का मन नहीं करता है। तो आप लोग ऐसा ही पढ़ लीजिए कि आपको वो दोबारा कभी भूल मतलब वो कॉपी या ये आप मेरी वीडियो है आपको ओपन ना करनी पड़े। आप एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से ना, तो ये और नोट डाउन कर लेंगे, तो आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। अगर नोट डाउन कर लेंगे तो आप वीडियो को ओपन नहीं करेंगे, वीडियो को सर्च नहीं करेंगे, और जल्दी से आपने अपना नोट्स रिवाइज कर लेना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आपके वो सेंटेंस है जो 5 टाइप के थे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पे थे उसको भी करा देंगे। उसके बाद हो सकता है आपका कल या परसों तक में नरेशन खत्म हो जाए। ठीक है, अब देखते हैं आपका कि असर्टिव सेंटेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें क्या चेंजेस करने हैं, चेंजेस होता भी नहीं होता है कि नहीं होता है, हमें बस यही देखना है कि उस नरेशन में जो मैंने 5 तरीके बताए थे, मैंने आपको बताया था कि आपको नरेशन बनाते टाइम 5 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहले तो ये ध्यान रखना होता है, जो मैंने बताया था कि जो रिपोर्टिंग वर्ब में से आता है या टेल आता है, तो उसको टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज करते हैं, सेड टू को टोल्ड में कैसे चेंज करते हैं, सेज टू को टेल्स में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ देखना था। दूसरी बात ये थी कि इन्वर्टेड कामा जो रिपोर्टेड स्पीच में जो डबल इन्वर्टेड कामा था, उसको हटा के आपको कंजंक्शन दैट का यूज़ करना था। फिर तीसरा ये था कि जैसे आपका पर्सन होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में, तो तीनों पर्सन में आपको कैसे वो सन के अकॉर्डिंग जो है 1 2 3 करके उसको कैसे आपको चेंज करने होते हैं। तीसरा ये था, है ना। अब चौथा ये था आपका कि नंबर और पर्सन, अगर आप पर्सन आप चेंज करते हैं लेकिन नंबर और केस आप नहीं चेंज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट में अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव केस है तो हम उसको चेंज करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि वो जो चेंज करेंगे वो भी उसी फॉर्म में हो जिस फॉर्म में दिया जा रहा है, जिस फॉर्म में पूछा जा रहा है। फिफ्थ ये था कि आपको जो केस है, केस नहीं बदलना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्टिव केस है तो वो आपको देखना है। नंबर में क्या है, सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, उस बात का ध्यान रखना होगा। अगर प्लूरल होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे, और सिंगुलर होगा तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखिए असर्टिव सेंटेंस में आप असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, मैंने आपको बताया भी था। और याद रखिएगा पेपर में अगर ये नहीं पूछा जा रहा है, अगर आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस कह रहा है तो आप लोग समझ जाइएगा कि असर्टिव सेंटेंस ही पूछा जा रहा है। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। क्या कह रहा है, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, करना कुछ भी नहीं है, करना वैसे ही है। अभी तो कोई चेंज नहीं करना है, आगे हो सकता है आपको कुछ चेंजेस करने पड़े। ठीक है, उसके हिसाब से आपको रिपोर्टिंग वर्ब में आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वगैरह हो जाएगा तो उसमें आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो क्या है, ही सेड टू मी आई नेवर ईट स्वीट्स। तो इसका कैसे करेंगे, ही टोल्ड मी वैसे ही करना है, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट में है। उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा हटा के कंजंक्शन दैट को ऐड कर दिया। अब क्या था, आई फर्स्ट फॉर्म है ना, आई फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं क्या, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, है ना। फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आई है तो आई वहाँ पे थर्ड पर्सन है, मतलब ही थर्ड पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही।
फिर क्या है, नेवर है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमने बोला था, आपको बताया था कि ऑल प्रेजेंट टेंस को हम हमेशा पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, है ना। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, है ना। इतना आपको बताया था। अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपका कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि आगे कोई टेंस नहीं होती है, उसके बाद वो फ्यूचर आ जाता है ना। तो अब देखना है कि ये हमारा आई नेवर ईट स्वीट्स, मतलब ये प्रेजेंट में है ना, प्रेजेंट में है, तो आपको क्या करना है, फ्यूचर मतलब सॉरी पास्ट में बनाना है ना। तो पास्ट में कैसे बनेगा, आई नेवर तो हो जाएगा एज इट इज। अब देखिए वर्ब में चेंज होगा, मतलब यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो हमें पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है, मतलब ईट का क्या हो जाएगा, एट। आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि आपको वर्ब की तीनों फॉर्म्स जो मेनली पूछे जाते हैं, आपको वो हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आपको नरेशन आते हुए भी आप गलत करके चले जाएंगे, क्योंकि इसमें भी आपको फंसा देता है वो। तो 8 हो जाएगा, 8 स्वीट्स हो जाएगा। अब क्या है, ही सेड टू हीना, ही सेड टू हीना आई लव यू। तो क्या कह रहा है, यही टोल्ड सेड टू हो जाएगा, यहाँ पे टोल्ड हो जाएगा, फिर हीना हो जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो उसके बाद यहाँ पे थर्ड पर्सन है ही, तो ही का सब्जेक्टिव, यहाँ पे आई सब्जेक्टिव था तो यहाँ पे सब्जेक्टिव करेंगे ही। फिर लव है, लव मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, तो वो आपकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे लव्ड। अब फिर क्या देखिए, सब्जेक्ट ये क्या है, सेकंड पर्सन है ना, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सेम होता है। अब देखिएगा तो सब्जेक्ट सेकंड पर्सन आपका हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है ना। तो अब ऑब्जेक्ट क्या है, हीना है, हीना मतलब क्या है, लड़की का नाम है, तो वो हमेशा उसका ऑब्जेक्टिव केस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर उसका हीना का लड़की है तो क्या करेंगे, सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाएगा, ठीक। अब क्या है, रमेश सेड टू मी, तो रमेश आई टेलीफोन यू स्टडी। अब क्या है, रमेश टोल्ड मी, फिर इन्वर्टेड कामा हटा के दैट लगाएंगे, फिर आई को चेंज करेंगे रमेश के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, देखिए पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे है ना, आई टेलीफोन मतलब क्या है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी हुई है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो क्या है, ही हैर हो जाएगा, टेलीफोन, और फिर यू है, यू को हम चेंज करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा मी। फिर स्टडी को क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, याद रख लीजिएगा इसको, ये याद नहीं करेंगे तो आपका यहाँ भी गलत हो जाएगा, द प्रीवियस डे हो जाएगा। यहाँ से हो गया आपकी प्रैक्टिस की स्टार्टिंग। आज हम आपको यहीं तक कराएंगे, कल कराएंगे इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, अदरवाइज जो भी सेंटेंसेस हैं, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, क्योंकि आज थोड़ा लंबी क्लास हो गई है। तो गाइस अगर ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।